नमस्कार दोस्तों। हाय, मैं हूँ अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अनकही चाहत पार्ट 11 एवं 12। निधि जब जिया के पास पहुँचती है तो जिया निधि की हालत देखकर परेशान हो जाती है। निधि, ये क्या हालत बना रखा है तूने? और ये किसका कोट पहनकर घूम रही है? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। कहाँ थी तू? मम्मा बोलो ना, आप कहाँ गए थे? आप एक बार भी रिशु से क्लास में मिलने नहीं आए। रिशु को भी अपनी मम्मा से बहुत सारी शिकायत था। जब निधि रिशु की तरफ देखती है तो वो भावुक हो जाती है। उसको रोना आ रहा था, लेकिन उसने अपने आंसू आंखों के अंदर ही दबा रखा था। वो बच्चा मम्मा ज़रूरी काम में फंस गई थी, इसलिए आज आपसे मिलने क्लास में नहीं आ पाई। चलो घर चलते हैं। जिया अब निधि को गौर से देखती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और तेरी आंखें क्यों लाल हैं? जिया, घर चलो, हम सब बताते हैं। निधि जिया के सवालों से बचना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर इशू था। तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। तभी प्रिंसिपल के पीछे से आवाज़ आती है। मिस निधि पाठक, मेरी बात तो सुनती जाओ। निधि के कदम रुक जाते हैं। प्रिंसिपल उसके पास आता है। तुम्हें क्या लग रहा है निधि पाठक, मैं अपनी बेइज्जती इतनी जल्दी भूल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, तुमने मेरा सब कुछ छीना है। मैं तुम्हें खून के आंसू न रुलाया। तुम्हारा नाम वीरेंद्र खुराना नहीं। पता नहीं तुमने क्या बोल के धीरज को फंसाया है, जो हमारी बातें सुन तक नहीं रहा है। लेकिन उसका बाप मेरा दोस्त है, वो ज़रूर मेरी बातें सुनेगा। और मैं ज़्यादा दिन इस स्कूल से दूर नहीं रहने वाला हूँ। तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा ना, तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। और इस बार तो तेरी इस चूजे को भी नहीं छोड़ूंगा। जाओ जी लो 4 दिन की ज़िंदगी। प्रिंसिपल उसे धमका कर चला जाता है। निधि प्रिंसिपल की बातें सुनकर वहीं पर जर हो जाती है। उसके अंदर एक अनजाना सा डर समा जाता है, लेकिन फिर भी खुद को संभाल लेती है। क्या हुआ निधि? ये टकला क्या कह रहा था? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तूने कब उसकी बेइज्जती कर दी? जी घर चलो, हम सब बताते हैं। ओके चल घर चल। जिया दोनों को संभालते हुए घर लेकर आती है। सिंह मैंसन। मिस्टर सिंह अपने रूम में बैठे हुए कोई फाइल के पन्ने पलट रहे थे। तभी उनके फ़ोन पर एक कॉल आता है। फ़ोन उठाकर देखते हैं तो खुराना का नाम शो हो रहा था। हाँ खुराना, बोल, क्या काम है? क्या बोलूँ? मुझे लगता है अब मैं कोई काम करने के लायक बचा ही नहीं हूँ। तुम्हारा बेटा मुझे बोलने के लायक छोड़ा ही नहीं है। अगर तुम्हें हमें इसी तरह से स्कूल से बेइज्जती करके निकालना था तो मुझे प्रिंसिपल क्यों बनाया था? प्रिंसिपल गुस्से से फूट पड़ता है। क्या हुआ? तुम्हें किसने स्कूल से निकाल दिया? मिस्टर सिंह परेशान होते हुए पूछते हैं। जैसे तुम्हें पता ही नहीं है वैसे तुम पूछ रहे हो। क्या फालतू की बातें बोल रहे हो? तुम्हारे बेटे ने निकाला है। धीरज ने? लेकिन क्यों? हुआ क्या है? धीरज तुम्हें स्कूल से क्यों निकालेगा? मिस्टर सिंह भी परेशान होते हुए पूछते हैं। किसी लड़की के साथ मेरे बेटे ने बदतमीजी करने की कोशिश किया है,
इसी आरोप के चलते हम दोनों बाप बेटे को स्कूल से बाहर निकाल दिया है। और क्या ये बात सच है? मिस्टर सिंह सीरियस होते हुए पूछते हुए। नहीं कमल, ये बात सच नहीं है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है खुराना। अगर ऐसी बात हुई तो मैं भी तुम लोगों को माफ़ नहीं करूँगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, धीरज को कॉल कर रहा हूँ। मिस्टर सिंह धीरज को फ़ोन करते हैं, लेकिन धीरज उनका कॉल रिसीव नहीं करता है। रात को सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज तुम स्कूल गए थे धीरज? यस डैड। वहाँ पर क्या हुआ था? नथिंग सीरियस डैड। क्या कारनामे करके आए हो ये तो बता दो। कहा ना डैड, कोई सीरियस नहीं है। अच्छा, मतलब तुमने वीरेंद्र को स्कूल से निकाल दिया, तेरे लिए सीरियस बात नहीं है? अब ये बताओ कि क्यों निकाला इसने? जब आपको उन्होंने ये बता दिया है कि मैंने उन्हें स्कूल से निकाल दिया है, तो उन्होंने रीज़न भी तो बताया होगा ना? हाँ, बताया है उसने कि तुमने उसके बेटे पर झूठी ज़बरदस्ती का आरोप लगाया है। हाँ, ये सच है, लेकिन उसके ऊपर इल्ज़ाम मैंने सच का लगाया है। धीरज, तुम्हारी आंखों का धोखा है। मैं उसे बरसों से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अपने आंखों से देखा है उसको। अगर मैं समय पर नहीं पहुँचा तो पता नहीं उस लड़की के साथ क्या कर देता है। मैंने उन दोनों को स्कूल से निकाल कर कोई गलती नहीं किया है। और आपको पता है अंकल ने क्या किया है? आपने जो हॉस्पिटल बनवा रखा है गरीबों के लिए, वो लड़की अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए उस हॉस्पिटल में गई थी। पैसे कम होने के चक्कर में अंकल ने उसके ऊपर 3 लाख का कर्जा चढ़ा दिया। और तो और उसकी स्कूल की आधी सैलरी भी काट लेते थे। राहुल उसके साथ बदतमीज़ी करता था, और जब वो अंकल से कंप्लेन करने जाती थी तो अंकल उसे भगा देते थे। ऐसे संभालेंगे स्कूल? अब बताइए, क्या अभी मैं आपको गलत लग रहा हूँ? धीरज की बातें सुनकर मिस्टर सिंह सोच में गुम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने दोस्त पर ज़्यादा भरोसा था। तुम बोलोगे और मैं मान लूँगा? मैं उसे बरसों से जानता हूँ। मिस्टर सिंह की आंखों पर दोस्ती की पट्टी बंधी हुई थी। और क्या मैं राहुल को नहीं जानता हूँ? हमारे सामने तो ऐसी हरकतें नहीं करता है। तुम ही उसके बारे में बोल रहे हो, उस लड़के का इतना पक्ष ले रहे हो। अनजाने लड़की की तुम पर इतना विश्वास है। डैड? कोई डैड नहीं। चुपचाप वीरेंद्र को फ़ोन करो और सॉरी बोल के बात ख़त्म करो। मैं कोई सॉरी बोलने वाला नहीं हूँ डैड। आपको जो सही लगे वो करे, मैं गलत का साथ नहीं दे सकता हूँ। वो उठकर जाने लगता है। तभी अनीसा आ जाती है। भाई, आप बोले थे कि आप मेरे साथ शॉपिंग पर जाएंगे, गए भी नहीं, क्यों? मुझे ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए नहीं आ पाया। कल संडे है, पूरा दिन तुम्हारा है। थैंक यू भाई। वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। मिस्टर सिंह सोच में बैठे हुए रह जाते हैं। रिसू, रिसू उठो, देखो 10 बज गए हैं। जिया तू भी उठ जा, कितना सोएगी यार। निधि जल्दी से तैयार होकर सबको उठाती है। चल उठ, मंदिर भी जाना है हमको। ठीक है, मेरी माँ उठ रही हूँ। जिया उठकर निधि को देखती हो तो आज वो खूब अच्छे से सजी है। निधि ने लाल रंग का सूट पहन रखा था। चल जल्दी से कल रात वाली बात बता दे। कल तेरा मूड ऑफ था इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। अब बता क्या हुआ था कल रात को, और वो कोट किसका था? छोड़ न जिया, क्या करेगी जान के। निधि
तू मुझे टालने की कोशिश मत कर, अब जल्दी से बता। ये कोट डीन का है, हमारी स्कूल का डीन है ना, उन्हीं का। डीन? डीन तुम्हें कोट क्यों देगा? डीन हमें तो कोट नहीं देता है। कुछ चल रहा है क्या तुम्हारी और डीन के बीच में? पागल हुई है क्या? कुछ भी बोलती रहती है। हमें कुछ बताना ही नहीं तुम्हें, तुम जाओ। सॉरी यार, मैं तो बस तुझे तेरा मूड ऑफ देखकर मजाक कर रही थी। बता देना कल क्या हुआ था। कल राहुल ने हमारे साथ। निधि जिया को सारी कहानी बताती है। अच्छा, तो रजिया गुंडों में फंस गई थी। जिया तुम्हें मजाक सूझ रही है? नहीं यार, लेकिन ऐसे कैसे? मुझे भी नहीं पता, पता नहीं वो सर कैसे आ गए। अच्छा कोई बात नहीं, तू ठीक है ना? बस इसी में खुश रह। उन्होंने बहुत मेरे ऊपर एहसान किया है। इतना एहसान नहीं मानते हैं, बॉडी था अगले का बॉडी दिखा दिया। चल। दोनों उठकर चले जाते हैं। जयराज, तुम्हें आए हुए 3 दिन से ऊपर हो गया है। कब तक तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में बैठे रहे? तुम अभी तक जिया से नहीं मिले हो। आज तो संडे है, आज तो तुम्हारी छुट्टी होगी, आ जाओ ना। जिया और निधि मॉल चले गए थे। आज हम और जिया मॉल जा रहे हैं, वहीं पाकर सरप्राइज़ दे देना, ओके? देखता हूँ निधि, अगर आज काम नहीं होता है तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से। कब तक जाओगे मॉल? रात का प्लान बना रहे हैं, डिनर करके उधर से ही आएंगे। ठीक है, फिर मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर लूँगा। ओके बाय। तीनों नहा धोकर मंदिर चले जाते हैं। मंदिर में पूजा की थाल लेते हुए सीढ़ियों से होते हुए ऊपर आती है। निधि ने आज रेड कलर का फ्लोर लेंथ का सूट पहना हुआ था। खुले हुए बाल में वो हमेशा खूबसूरत लगती थी। 2 जोड़ी आंखें थी जो उसे देख रहे थे, और वो 2 जोड़ी आंखें किसी और की नहीं, सावित्री चक्रवर्ती की थी। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, बेटा बहू पोता सब था, बस किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक पोते बहू की तलाश थी उन्हें। उनका पोता अमेरिका में बिजनेस करता था, जिसका नाम सारांश चक्रवर्ती था। वो इसीलिए निधि पर ध्यान रख रही थी। थोड़ी देर पहले निधि ने माता रानी की आरती बहुत अच्छे से किया था, तभी से उनके मन को भा गई थी। उन्होंने सोच लिया था उनका पोता बहू यही बनेगी। वो सोच ही रही थी कि बच्चा किसका है। रिशु को देखकर फिर वो जिया को देखती है, तो उन्हें लगता है वो बच्चा जिया का है। वो फिर पंडित जी से पूछती है, पंडित जी आपको इनका नाम पता है? जी हाँ, इनका नाम निधि है और ये हर रविवार को मंदिर आती है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। इनके साथ कोई बड़े बूढ़े नहीं आते हैं? नहीं बहन जी, हमेशा यही तीनों आते हैं। धन्यवाद पंडित जी। वो मुस्कुराते हुए निधि को देखते हुए चली जाती हैं। जब वो सीढ़ी से उतर रही थी तभी उनके साड़ी में पैर उलझ जाता है और वो गिरने लग जाती है। निधि वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी थी। उन्हें गिरते हुए देखकर वो दौड़कर पकड़ लेती है। दादी जी आप ठीक हैं? आराम से। धन्यवाद बेटा। निधि को दयालु देखकर अब उनके मन में और सोच बड़ी हो जाती है कि अब उनको अपना पोता बहू यही चाहिए था। सावित्री देवी जब भी मंदिर हमें आती थी, उन्हें निधि कहीं ना कहीं दिख जाती थी।
निधि पूजा करके घर आ जाती है। शाम के टाइम निधि सबको तैयार होने के लिए कहती है, जिया चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं, शॉपिंग पे चलते हैं। क्या 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 मेरे कान सही सुन रहे हैं या मैं कोई सपना देख रही हूँ? जिया नाटक करते हुए बोलती है, ऋषु तुम्हें भी लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ? हाँ मासी, आज मम्मा ने शॉपिंग के लिए कहा है। मम्मा आप हमें सच में शॉपिंग पर लेकर जाओगे? नहीं बेटा, ले जाओगे। हाँ मम्मा, ऋषु को ड्रेस लेनी है। ओके चलो। सच्ची मम्मा, हम सच्ची जा रहे हैं? हाँ रिसू, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम कैब से चलेंगे। जिया अपना मोबाइल निकालते हुए बोलती है, लेकिन उसमें ज़्यादा खर्च हो जाएगा, हम ऑटो से चलते हैं ना। नहीं निधि, हम कैब से जाएंगे, ओला के 2 पास जीते हैं मैंने। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, अब जल्दी तैयार हो जाओ। तीनों मॉल के निकल जाते हैं। वैसे निधि को कोई शॉपिंग करने का कोई शौक़ नहीं, वो कभी नहीं जाती थी, लेकिन आज जयराज आने वाला था इसलिए जा रही थी। और यही बात जिया के दिमाग में खटक जाती है। अनीसा जब नीचे आती तो उसे धीरज कहीं दिखाई नहीं देता है। मॉम, भाई कहाँ हैं? मुझे क्या पता, ऊपर रूम में ही होगा। ठीक है, मैं देखती हूँ जाकर उनको। अरे निशु रुको, ऊपर मत जा। क्या हुआ? वो शायद कोई मीटिंग कर रहा है, उसने बोला है किसी को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। ये गलत बात है ना मॉम, भाई ने मुझे बोला था कि कल का दिन पूरा मेरा है, और भाई ऐसे ही सुबह से मीटिंग में बिजी हो गए। ये ठीक नहीं है, मैं देखती हूँ जाकर उनको। अनीसा दौड़ते हुए धीरज के कमरे में चली जाती है। हाँ तो मिस्टर बक्सी, आप समझ गए ना, मैंने मिस्टर चोपड़ा से सारी डिटेल मेल कर दिया है, फ्री होंगे तो कांटेक्ट कर लेंगे। सारी मीटिंग की थी उसे बता देंगे। हाँ, मेरे बिना बेंगलुरु वाले प्रोजेक्ट का क्या हाल है? काम कितना तक पहुंचा है? 80% तक वर्क पूरा हो गया? ठीक है, 3 महीने बाद हमारा मॉल चालू हो जाएगा। ओके, जल्दी से काम ख़त्म करिए मिस्टर बक्सी। इस साल हमें हर हाल में मॉल का इनॉग्रेशन करना है। भाई आप फिर लैपटॉप खोल कर बैठे हुए हैं? आपने बोला था आप मेरे साथ शॉपिंग पर जाओगे, और आप यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग पर बैठे हुए हैं। अनीसा की आवाज़ सुनकर सब शांत हो जाते हैं। 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको, आप जल्दी नीचे आ जाओ। वो बिना धीरज को बोलने का मौका दिए हुए नीचे भाग जाती है। ओके मिस्टर बक्सी, बाकी की डिटेल आपको जरा समझा देगा। टॉक टू यू लेटर, सी यू सून। वो लैपटॉप बंद करता हुआ तैयार होकर नीचे चला जाता है। भाई आप ये ट्रैक सूट पहन कर जाने वाले हो? हाँ, क्यों, इसमें क्या खराबी है? भाई आप मेरे साथ जा रही हो, ढंग के कपड़े पहन कर आइए ना। चलना है तो चल, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है, आप ऐसे ही चलो, हर बात में गुस्सा करना आता है आपको। मॉम आप भी चलोगे हमारे साथ? नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मुझे मिसेज बत्रा के यहाँ बर्थडे की पार्टी में जाना है, तुम लोग जाओ। ओके मॉम। दोनों भाई बहन निकल जाते हैं। भाई आप राज को नहीं लेकर जा रहे हो? अनीसा धीरज से पूछती है। नहीं, आज संडे का दिन है ना, तो आज उसकी छुट्टी होगी, आज उसके अपने प्लान होंगे। ओके। गाड़ी में अकेले ही अनीसा बक बक करती हुई जाती है।
उससे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। भाई अब चुप क्यों हो, बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, अब मैं भी नहीं बोलूँगी। वो भी चुप होकर बैठ जाती है। लेकिन धीरज को क्या ही फ़र्क पड़ता, उसे तो अच्छा ही लग रहा था, बकबक बंद हो गया था सामने वाला का। दोनों खामोश होते हुए मॉल पहुंच जाते हैं। निधि रिशु के कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। मम्मा रहने तो ना, कितना लोगे? अब 4 ड्रेस ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुकी है। हाँ निधि चलना, इसका तो शॉपिंग हो गया, चलना गर्ल्स सेक्शन में चलते हैं। ठीक है चलो देखते हैं। धीरज और अनीसा भी उसी सेक्शन में घूम रहे थे। अनीसा अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी और धीरज मोबाइल में नज़र गड़ाए हुए उसके पीछे घूम रहा था। भाई तब तक आप अपने लिए कुछ देख लो ना। मुझे कुछ नहीं लेना है, तुम्हें जो लेना है जल्दी लो, मैं बिल काउंटर पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके। धीरज इधर निकल जाता है। निधि और जिया अंदर आ जाते हैं। जिया और निधि कपड़े देख रहे थे। रिशु को आइसक्रीम दिख जाता है। निधि उसको बाहर की चीज़ें खाने नहीं देती थी, इसलिए वो बहाना बनाकर बोलता है, मम्मा रिशु को वॉशरूम जाना है। ठीक है बेटा, हम लेके चलते हैं। मम्मा अब रिशु बड़ा हो गया है ना, वो तो देखो वो सामने वॉशरूम है, रिशु जल्दी से जाएगा और जल्दी से वापस आ जाएगा। रिशु अपनी बात कहकर बाथरूम की तरफ दौड़ कर निकल जाता है। निधि वहीं खड़ी होकर उसका इंतज़ार करने लग जाती है, लेकिन रिशु इधर उधर देखकर चुपचाप एक और निकल कर भाग जाता है। जब वो आइसक्रीम लेने के लिए जा रहा था तभी उसे काउंटर पर धीरज दिख जाता है। डैड यहाँ पर है, मम्मा ने क्यों नहीं बताया? ओह डैड रिशु को सरप्राइज़ देने आए हैं, मैं खुद ही उन्हें सरप्राइज़ कर देता हूँ। रिशु सोचता हुआ धीरज के पास पहुँच जाता है। धीरज फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। पीछे से उसके पैंट को कोई खींचता है। डैड! वो पीछे मुड़कर देखता है, ये तो स्कूल वाला बच्चा है। बेटा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? डैड आप रिशु को सरप्राइज़ करने आए हो ना? धीरज को उसकी बातें समझ नहीं आती हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा? रिशु तो मम्मा के साथ शॉपिंग करने आया था। अच्छा, फिर आपकी मम्मा कहाँ है? वो अंदर है, उधर है। तो आप बाहर क्या कर रहे हो? एक बात बताऊं, टॉप सीक्रेट है। बोलो। पहले आप नीचे तो झुको। धीरज उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। अपना ईयर दो। धीरज उसके मुंह के पास कान लगा देता है। वो रिशु मम्मा से झूठ बोल करके बाहर आइसक्रीम खाने आया है, आप भी चलोगे मेरे साथ? नहीं बेटा, ये गलत बात है, आप खो जाओगे, ऐसे झूठ बोलकर नहीं निकलते हैं। आप भी मेरे साथ चलो ना डैड, और मम्मा से भी मिल लेना और मासी से भी। धीरज उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो भी अब इस बच्चे की माँ से मिलना चाहता था और पूछने से इसके आखिर असली डैड कौन है और वो उसे क्यों डैड बुलाता है। धीरज के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। इधर निधि जब रिशु को थोड़ी देर तक बाथरूम से बाहर आते हुए नहीं देखती है तो उसे ढूंढने लग जाती है, लेकिन रिशु कहीं मिल ही नहीं रहा था। जिया देख ना, रिशु अभी तक नहीं आया है, कहाँ चला गया है? हमें बहुत डर लग रहा है। हम एक काम करते, बाथरूम के अंदर जाकर देखते हैं। तुम जाकर उधर देखो, हम इधर बाथरूम की तरफ जाकर देखते हैं। ठीक है निधि, चिंता मत करो, इधर ही कहीं होगा, चलो देखते हैं। वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर
धीरज रिशु को लेकर अंदर आता है। वो अब अपनी मम्मा को ढूंढने लगता है। डैड, मम्मा यहीं पर थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। मिल जाएगी बेटा, रो मत। एक काम करो, आप उधर ढूंढो, मैं उधर ढूंढता हूँ। धीरज रिशु को सलाह देता है। नहीं बेटा, आप अकेले खो जाओगे। ओहो डैड, आप तो मेरे पीछे पड़ गए हो। अगर उन्होंने मम्मा को बता दिया कि आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चला गया था तो? रिशु को अब दिमाग में ये बात आती है, मम्मा बहुत डांटेगी। एक काम करता हूँ, इनको भी देखकर गायब हो जाता हूँ। डैड देखो, वो रही मम्मा। कौन वो? धीरज पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब वो आगे घूमता है तब तक वो छोटा सा बच्चा भी गायब हो चुका था। ये कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। धीरज नज़र घुमाकर चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रिशु दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। लगता है उसकी मम्मा मिल गई होगी। छोड़ो मुझे क्या, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ। वो अनीशा को कॉल करने लगता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है। ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे ही अंदर जाकर देखना पड़ेगा। धीरज अनीशा को ढूंढने के लिए चले जाता है। इधर रिशु दौड़कर जिया के पास पहुंचता है। माची, मम्मा कहाँ हैं? तुम कहाँ थे? मैं तो यहीं पे था। वो तुम्हें ही ढूंढने वॉशरूम में गई थी। निधि उधर से आती है। जिया, रिशु अंदर भी नहीं है। रिशु इधर है। मम्मा कहाँ चले गए थे बेटा आप? मम्मा कितनी परेशान हो जाती है, आपको पता है ना। मम्मा, रिशु को आज डैड मिले थे, वो आपसे मिलने आए थे, लेकिन आप यहाँ पर थे ही नहीं। निधि फिर उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है। ये कौन सी डैड की बात करता है, किससे मिलकर आ जाता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं बाद में मिल लूँगी, आप चलो। निधि, ये किसकी बात कर रहा है? मुझे भी नहीं पता जिया, ये किसकी बातें कर रहा है। बेटा आपके डैड कहाँ थे? वो काउंटर पर थे। चल कर देखते हैं किसे ये डैड कहता है। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं, लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं था। मम्मा, डैड तो अभी यहीं पर थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए। कोई बात नहीं बेटा, हम कभी और मिल लेंगे, अभी अंदर चलो। सभी अंदर चले जाते हैं। धीरज अनीशा को ढूंढ रहा था। निशु कहाँ है? ये लड़की फ़ोन भी नहीं उठा रही है। ये ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है ना। निधि, तुम ये ले ले। नहीं जिया, हमारे पास बहुत कपड़े हैं, फालतू पैसे नहीं हैं हमारे पास। तुम्हारी शॉपिंग हो गई तो चलो घर चलते हैं। देखना निधि, यहाँ पर ऑफ़र चल रहा है, बाय 3 गेट 1 फ्री है। मैंने 3 ड्रेस ले लिया है, और तू ये पटियाला सूट ले ले, हमें अलग से सिर्फ 500 देने होंगे। पीले रंग का सूट बहुत अच्छा लग रहा था। रहने देना। ठीक है, तू मत ले, मैं ही ले लेती हूँ। जी अपना सेलेक्ट किया हुआ ड्रेस वहीं पटक देती है। चल बाहर चलते हैं। ठीक है मेरी माँ, जा रही हूँ। तुमने कौन सा ड्रेस हमारे लिए सेलेक्ट किया था? जिया उसे सूट उठा कर देती है। जा चेंज करके आ। निधि ड्रेस उठाकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। चेंजिंग रूम से वो बाहर निकलते हुए धीरज अनीशा का वेट कर रहा था। भाई, मैंने 5 ड्रेस ट्राई किया था, 5 अभी और बाकी हैं, थोड़ी देर रुको। ठीक है, तू आराम से ट्राई कर, मैं यहीं पे वेट करता हूँ। थोड़ा जल्दी कर, मुझे मीटिंग में जाना है। धीरज वहीं लगे हुए सोफे पर बैठ जाता है, अपना मोबाइल चलाने लगता है। निधि भी उसी बगल वाले चेंजिंग रूम में जाती है, बिना लॉक किए हुए चेंज करने लग जाती है। वो चेंज ही कर रही थी, तभी से कॉकरोच दिख जाता है। वो ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। किसी के चीखने की आवाज़ सुनकर धीरज घबरा जाता है।
धीरज सीधे उसके चेंजिंग रूम में चला जाता है। लेकिन जब वो धीरज को सामने देखती है तो ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। धीरज उसके मुंह पर हाथ रखकर बंद कर देता है। तुम चिल्ला क्यों रही हो? वो आंखों से समझाने की कोशिश करती है। मैं तुम्हारे मुंह पर से हाथ हटा रहा हूँ, लेकिन चिल्लाना मत, ओके? वो हाँ में सर हिलाती है। धीरज मुंह पर से हाथ हटा देता है। सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और आप मेरे चेंजिंग रूम में कैसे आ गए? इतनी ज़ोर से चीखी तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं सर, आप जाइए। वो मुड़कर जाने लग जाता है। निधि को फिर से वही कॉकरोच दिख जाता है। वो धीरज का हाथ कसकर पकड़ लेती है। अब क्या हुआ? वो निधि एक कोने में इशारा करती है। वहाँ पर एक छोटा सा कॉकरोच रहता है। धीरज जब उस कॉकरोच को देखता है तो उसे हंसी आ जाती है, लेकिन धीरज खुलकर हंस नहीं सकता था, तो उसके चेहरे पर बस छोटी सी स्माइल आ जाती है और अपने स्माइल को भी अंदर ही रोक दिया था। धीरज उससे अपना हाथ छुड़ा कॉकरोच की तरफ बढ़ता है। कदमों की आहट पाकर कॉकरोच फिर से किसी कोने में घुस जाता है। कॉकरोच को जाते ही निधि चैन की सांस लेती है। आप जाइए। वो उसे जाने के लिए बोलकर खुद सूट का चैन लगाने लग जाती है। निधि का हाथ अपने चैन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। धीरज को सामने शीशे में दिखाई दे जाता है उसे मेहनत करते हुए। धीरज बाहर जाना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों रुककर उससे पूछता है, क्या हुआ, कोई हेल्प चाहिए तुम्हें? क्या? निधि पीछे मुड़कर देखती है और शीशे से चिपक जाती है। सर, आप गए नहीं अभी तक? अब जाइए, मैं कर लूँगी। वो फिर से अपनी कोशिश करने लग जाती है। धीरज बिना कुछ बोले उसकी तरफ बढ़ता है। वेट अ मिनट। वो हाथ पीछे करते हुए उसका चैन लगा देता है। धीरज को जब वो चैन लगाने लग जाता है तो निधि अपने हाथ नीचे कर लेती है। उसकी उंगली जैसे उसके पीठी को छूती है वो जम सी जाती है। धीरज को उसकी पीठ पर एक तिल दिखता है। जब वो उसका चैन लगा रहा होता है, उसके हाथ निधि के पीठ के टच करता है और निधि की आंख बंद होने लग जाती है। ऊपर जाके जीप उसके बालों में उलझ गया था। धीरज आराम से उसे सुलझाकर चैन लगा देता है। वो चैन बंद करके निधि की तरफ देखता है तो वो अभी भी आंख बंद किए हुए खड़ी थी। कितनी मासूमियत है इसके अंदर, लेकिन ये दुनिया मासूम नहीं है। वो बिना कुछ बोले बाहर निकल जाता है। निधि खुद परेशान सी खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? हम कैसे सर को छूने दे सकते हैं? और वो कैसे हमारे चेंज करते टाइम आ सकते हैं? और हम कुछ नहीं कर पाए। ये क्या हो रहा है? हमने इनको इतना हक कब दे दिया? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। माता रानी, ये क्या हो रहा है? निधि बहुत देर तक सोच में खड़ी रहती है। बहुत देर के बाद वो चेंजिंग रूम से बाहर निकलती है। जिया उसे ढूंढते हुए चेंजिंग रूम के पास आ जाती है। कितना टाइम लगे तुम्हें चेंज करने में? नहाकर चेंज कर रही थी क्या? इतना टाइम क्यों लग रहा था तुम्हें? वो हमारे सूट का चैन। चल जल्दी, बहुत देर हो गए। जिया निधि का हाथ पकड़ते हुए बाहर चली जाती है।
हर हर महादेव दोस्तों। तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं जल्दी ही नए भाग के साथ। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।